हाय एवरीवन, आज मेरा वीडियो बहुत दिनों बाद आ रहा है क्योंकि ईशा को मुझे बहुत टाइम देना पड़ रहा है और इसका अभी स्कूल स्टार्ट हुआ है, ऑफलाइन स्टार्ट हुआ है। तो एज अ पेरेंट मेरा बहुत बड़ा स्ट्रगल स्टार्ट हो गया है। तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है कि मैं वीडियोस बना सकूं और आपके इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो ये वीडियो आपके क्वेश्चंस के लिए। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जो मेरे से मैक्सिमम पूछे जाते हैं और मैं ट्राई करूँगी कि मैं उन चीज़ों का जवाब दूँ। सो नंबर 1 क्वेश्चन, ईशा कितने साल की है? तो ईशा 8 साल की है। ईशा कौन सी क्लास में है? अब वो 3rd ग्रेड में आ गई है, 3rd क्लास में है। ईशा का डायग्नोसिस क्या है? ईशा को बहुत सारे डायग्नोसिस मिले हैं, सब मिलते जुलते हैं, ADHD, SPD और अब उसका रिसेंट डायग्नोसिस है एस्पर्गर ऑटिज्म। तो उसके डायग्नोसिस कंसिस्टेंटली चेंज होते चले गए हैं टाइम के साथ, थेरेपीज़ के साथ। उसके बाद है कि ईशा क्या स्कूल में बहुत कोऑपरेट करती है? तो देखिए, ऑनलाइन स्कूल में तो ईशा मेरे साथ है तो उसे कोऑपरेट करना पड़ता है क्योंकि मैं उसे कोऑपरेट करवाती हूँ। लेकिन ऑफलाइन स्कूल में मैं वहाँ नहीं हूँ और वहाँ टीचर्स हैं, तो कोऑपरेशन दोनों तरफ से होना चाहिए, टीचर का भी और स्टूडेंट का भी। तो अगर कोई भी एक कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द चाइल्ड कि वो बच्चा कोऑपरेट कर रहा है या नहीं, टीचर कोऑपरेट कर रही है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आपकी टीचर कोऑपरेट कर रही है, अगर ईशा के साथ टीचर कोऑपरेट करती है तो वो कोऑपरेट करती है, अगर टीचर कोऑपरेट नहीं करती है तो वो कोऑपरेट नहीं करती है। तो वो किसी क्लास को बहुत अच्छे से करती है और किसी क्लास को बहुत अच्छे से नहीं करती है। तो इट डिपेंड्स कि उसे कैसे अप्रोच किया जा रहा है, उससे कैसे काम करवाया जा रहा है। तो ईशा बहुत कोऑपरेट करने वाला बच्चा है, लेकिन अगर उसके साथ उसको ज़रा सा भी लगता है कि उसके साथ ज़बरदस्ती करी जा रही है या फिर उसको बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं दी जा रही है तो वो फैल जाती है। तो ये कोऑपरेशन दोनों साइड से है। नेक्स्ट है कि क्या ईशा का जो ऑनलाइन होता था उसमें उसको कितना ज़्यादा सपोर्ट लगता था? तो मैं बताऊं कि उसका जो ऑनलाइन क्लास होता था उसमें जो राइटिंग का वर्क है या जो पेज नंबर जो लिखना है वो सारी चीज़ें वो अपने आप कर सकती है, लेकिन जो टीचर ने पूछा उसमें उसको जवाब देना उससे मुझे प्रॉम्प्ट लगता था। लाइक ईशा तुमसे पूछा जा रहा है, ईशा तुम्हारा टर्न है, ये मुझे बताना पड़ता था क्योंकि वो उस पूरे ग्रुप में कहीं खो जाती थी, उसे समझ में नहीं आता था कि ये बात उससे करी जा रही है। तो वहाँ पर उसे प्रॉम्प्ट लगता था और आज भी लगता है। मुझे ऑफलाइन का नहीं पता, ऑफलाइन में मैंने जो सुना है टीचर्स बोलती जब उससे पूछा जाता है हम उसे 1-2 बार बोलते हैं तो वो बोलती है, पहली बार में वो आंसर नहीं देती है क्योंकि उसे रियलाइज़ करने में टाइम लगता है कि इस ग्रुप में मुझसे बात करी जा रही है। तो ये चीज़ मुझे टीचर से पता चली है। नेक्स्ट है कि क्या ईशा का जो स्क्रीन टाइम है उसकी वजह से उसे ऑटिज्म हुआ है, मतलब क्या उसे वर्चुअल ऑटिज्म है? तो मैं आपको बता दूं कि ईशा के जो भी सिम्टम्स थे या जो भी उसके दिखती थी, जो उसके जो डिलेज थे वो बचपन से थे। उसकी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो एकदम बचपन से दिखती, जैसे उसको वो सो नहीं पाती थी, उसको टेक्टाइल इश्यूज थे, तो ये उसके बचपन से थे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसको स्क्रीन टाइम या फिर वर्चुअल ऑटिज्म है, क्योंकि ऐसा नहीं कि उसका स्क्रीन टाइम बहुत नहीं रहा है, उसका स्टार्टिंग में बचपन में था। जब तक हमको रियलाइज़ होता तो हमको मतलब 1-2 साल हमें लगा टाइम ये पता होने में कि स्क्रीन से भी ऐसा हो सकता है, लेकिन उसे वर्चुअल ऑटिज्म है ऐसा मुझे नहीं लगता है। नेक्स्ट है कि ईशा की स्पीच कब आई थी? ईशा की स्पीच लगभग 4.5 साल से स्टार्ट हुई थी। मैंने एक स्पीच पे बहुत बड़ा वीडियो बनाया है और प्रॉपर बताया कि ईशा ने कैसे कैसे क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए थे, आप प्लीज़ वो वीडियो देखिएगा। तो ईशा की स्पीच 4.5 साल से शुरू हुई थी और 6 साल में वो लगभग 2 शब्दों को मिला के सेंटेंसेज यूज़ करने लगी थी। और आज उसकी जो स्पीच का स्टेटस है वो ऐसा है कि वो अपने मतलब का सारा कम्युनिकेशन कर सकती है, उसे जो मन है वो बोल सकती है, जो चाहिए वो मांग सकती है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ग्रुप डिस्कशंस या कोई चीज़ में पार्टिसिपेशन, इन सब चीज़ों में अभी भी वो लैक करती है, वहाँ भी हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि क्या आपने ईशा को कोई मेडिसिन दिया था? मैंने ईशा को कोई मेडिसिन नहीं दिया, उसे सिर्फ सप्लीमेंट्स दिए और इसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में बहुत सारे मैंने लिंक्स शेयर किए जो मैंने ईशा को बहुत टाइम तक दे रखे हैं और मैं आज भी दे रही हूँ। नेक्स्ट है कि आपने ईशा के साथ होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक ट्राई किया है? तो मैंने पर्सनली नहीं किया है, मैंने कुछ लोगों का सुना है कि उन लोगों को इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ा है, पर मैंने कभी नहीं करा क्योंकि एक एज तक मैंने ईशा को दिया नहीं था
और होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक में मैंने सुना है कि एक जब छोटे बचपन से देते हैं तो ज़्यादा फर्क दिखता है। तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो मुझे कुछ इस बारे में नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट है कि क्या ईशा के सेंसरी इश्यूज अभी भी हैं? तो ईशा के सेंसरी इश्यूज हमेशा से हैं, थे और हमेशा रहेंगे। ये सेंसरी इश्यूज ना टाइम के साथ कभी ऊपर हो जाते हैं, कभी नीचे चले जाते हैं, लेकिन कभी जाते नहीं हैं। कभी विजुअल हाई हो जाता है, कभी टैक्टाइल हाई हो जाता है, कभी मतलब उसके जितने भी सेंसेस हैं, ऑडिटरी प्रॉब्लम करता है, तो उसके सारे सेंसरी इश्यूज थोड़े थोड़े हिले हुए हैं। और कुछ सेंसरी इश्यूज में उसको रियली बहुत स्ट्रगल होता है। लेकिन सेंसरी इश्यूज की प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि आपने आज एक्सरसाइज कराई तो वो खत्म हो गई, या इतने साल एक्सरसाइज कराई तो वो कंसिस्टेंटली एक सेंसरी डाइट उसे देनी पड़ती है। अगर वो सेंसरी डाइट मैंने नहीं दी है तो उसके जो सेंसरी इश्यूज होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इतने बढ़ जाते हैं कि रातों की नींद पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इश्यूज होने लग जाते हैं। तो सेंसरी डाइट खाना दो या ना दो, पर सेंसरी डाइट देना बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। नेक्स्ट है, कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, क्योंकि अब सब चीज़ें ऑफलाइन हो गई हैं तो हम लोग रेडी हो रहे हैं कि स्कूलिंग बच्चों के स्टार्ट करें। तो जो न्यू डायग्नोसिस पेरेंट्स हैं या जिनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, वो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि मेरा बच्चा 2 साल का है, क्या मैं उसे प्ले स्कूल में डालूं, या क्या मुझे उसे स्कूल में भेजना चाहिए। तो मेरा सिर्फ ये आएगा कि देखिए इसमें 2 थॉट प्रोसेस है। एक है कि एक होगा कि भेजो, जब बच्चे को बोलना होगा तभी तो वो बोलेगा। हम कई बार बच्चों की ज़रूरतें बिना बोले पूरी कर देते हैं, तो जब बच्चे को लगेगा कि हाँ मैं बोलूँगा नहीं तो मेरी ज़रूरतें पूरी होंगी नहीं, तो बच्चा ऑटोमेटिकली बोलेगा। और एक थॉट प्रोसेस होता है कि हम ये सोचते हैं बच्चा इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट है ही नहीं कि उसे हम कहीं भी भेज सकें। तो मैं आपसे बोलूँगी इसमें ना बीच का रास्ता लीजिए कि आप बहुत सारे प्ले स्कूल विज़िट कीजिए। आपको जो लगता है कि जहाँ का जो आपको जहाँ बात करके लगता है कि यहाँ पर आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, यहाँ पे आपको लग रहा है कि बच्चे की केयर होगी, आप आने जाने वाले पेरेंट्स से बात कीजिए, आप वहाँ के स्टाफ से मिलिए। आपको कुछ आइडिया आ जाएगा कि वो बच्चों को लेके कितना सेंसिटिव है। दूसरा, जब आप बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं तो प्लीज़ उसकी क्लास टीचर से मिलिए, क्योंकि पता है स्कूल अच्छा हो या ना हो, टीचर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, स्कूल बहुत औसम होता है पर अगर टीचर सपोर्टिव नहीं है ना, हम कुछ नहीं कर सकते। तो टीचर का सपोर्टिव होना सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप 1-2 चीज़ों से और चीज़ें आप कीजिए कि वहाँ पे जो मेड है, जो दीदी हैं, उनसे मिलिए, उनका एटीट्यूड देखिए, वहाँ पे किस तरीके से बच्चों को हैंडल किया जा रहा है, आप ये चीज़ देखिए। आप प्रॉपर उनको बताइए कि ये सारी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप उनकी रिप्लाई सुनिए। आपको आइडिया आ जाएगा कि ये प्ले स्कूल में बच्चे को डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। बच्चे का बेसिक कम्युनिकेशन लाइक वॉशरूम जाना, खाना खाना और पानी पीना, ये 3 वर्ड आपको सिखाने पड़ेंगे कि सुसु, खाना, पानी। इससे क्या होगा, बच्चे की लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। वहाँ पर वो बेसिक कम्युनिकेशन कर पाएगा तो बेसिक चीज़ें एटलीस्ट अपनी मांग पाएगा। तो ये आज के सारे क्वेश्चंस थे जो आप लोगों ने मुझसे पूछे थे, और मैंने ट्राई किया कि जो मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं मैं उनका जवाब दूँ आपको। तो आई होप मैंने कुछ लोगों के क्वेश्चंस कवर किए हों। आज के लिए इतना, हम फिर मिलेंगे, बाय।